वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मार्तन टीवी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज जिस मेहमान से हम आपकी मुलाकात कराएंगे वो हम मार्तन टीवी के अंतर्गत जो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं मार्तन टीवी पे, उसका नाम है उत्तर आपका और प्रश्न हमारा। और आज हमारे प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपने चरम सीमा तक उद्योग जगत में अपना नाम बनाया और उसके बाद नया नया कीर्तिमान स्थापित किया। उनका नाम है श्री रविशंकर रॉय। रविशंकर रॉय सावित्री ग्रुप के एक संस्थापक हैं, उसके सीईओ हैं। उनसे आज हमारी ये चर्चा होगी और हम जानना चाहेंगे उनसे कि आज कल वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी सावित्री ग्रुप को इस स्तर पे पहुंचाया। रविशंकर राज जी, नमस्कार सर। आपका स्वागत है मार्तन टीवी पे और मैं आपका सम्मान करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस मार्तन चैनल के लिए दिया। और मैं जानना चाहूंगा, आप बहुमूल्य समय देने के बावजूद भी आपके पास समय नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मार्तन टीवी के लिए अपना कीमती समय दिया, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद सर। मार्तन टीवी अपने आप में हाँ जी बताइए कुछ बताइए। नमस्कार दीपक जी, सॉरी आपको काफी वेट करना पड़ गया है क्योंकि मैं कुछ व्यस्त था, कुछ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा था। जी बिल्कुल धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। हम समझ सकते हैं कि आपका जो बेसिकली जो उद्योग जगत से जो आपका संबंध रहा है और आप उसे छोड़ना भी नहीं चाहेंगे। और निस्संदेह कोविड काल तो ऐसा काल रहा है जहां पर कहीं ना कहीं लोग काफी व्यस्त रहे अपने काम में, अपनी संस्थाओं को देखने के लिए, उनके कर्मचारियों को देखने के लिए। रविशंकर जी, आपने सावित्री ग्रुप की तो मतलब पहचान तो हमारे सामने है, लेकिन आपके जीवन की हमारे पास पहचान नहीं है, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि आपने अपना जीवन कैसे आरंभ किया, आपका जन्म स्थान कौन है और जन्म स्थान के बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो अपनी शिक्षा, जो आरंभिक शिक्षा ग्रहण की और फिर उसके बाद आपने जो बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में प्राप्त की, वो भी आपने कहां से प्राप्त की और किस तरह से आपने आज सावित्री ग्रुप को जिस स्तर पे है वहां ले आए। क्योंकि युवाओं के लिए जानना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसके लिए वो यात्रा कैसी होगी, वो सुखद यात्रा होगी या कठिन यात्राओं से उसे गुजरना पड़ेगा, तब जाके सावित्री ग्रुप जैसा मकाम जो आपने हासिल किया है उनको भी हासिल हो सकता है भविष्य में। धन्यवाद दीपक जी, मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। एक्चुअली मैं रहने वाला हूं पूर्वांचल में, एक गाजीपुर जिला है। एक्चुअली गाजीपुर समझे तो ये अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था। पहले पूर्वांचल में जब पहली नेहरू की पार्लियामेंट बनी थी तो उस समय हमारे सांसद विश्वनाथ घमरी हुआ करते थे। वो पार्लियामेंट में जो पशु होते हैं, जैसे गाय और भैंसे होती हैं, गाय होती है, भैंस होती है, जो पशु होते हैं वो क्या करते हैं कि जब कच्चा गेहूं या जौ खा जाएंगे तो वही निकालेंगे, पेट से वो पचा नहीं पाते हैं। उनकी कुछ होती है कि जौ होता है या गेहूं होता है, वो पचा नहीं पाते हैं, तो वही निकालते हैं। तो मेरा जिला बहुत पिछड़ा हुआ जिला रहा है गाजीपुर, और विश्वनाथ घमरी एक बाल्टी में, बर्तन में गाय का गोबर लेके पहुंच गए थे पार्लियामेंट में और रोने लगे थे कि हमारे यहाँ के लोग गोबर से अनाज निकालकर उसको पीसकर आटा बनाते हैं, खाते हैं। तो पूर्वांचल से मैं बिलोंग करता हूँ। केवल यही पहचान पूर्वांचल की नहीं, पूर्वांचल काफी बौद्धिक स्तर से काफी मजबूत रहा है और पूर्वांचल ने देश को बहुत सामाजिक और राजनैतिक नेतृत्व दिया है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री पूर्वांचल से आते हैं, राज नारायण आते हैं, जयप्रकाश नारायण आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो पूर्वांचल से आए। और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आप जानते हैं, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, उनका प्रशंसक हूँ, उनकी चीजों को देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक ही बात बताऊंगा आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 18 महीने के प्रधानमंत्री थे, और आज तक कोई भी प्रधानमंत्री, चाहे वो 10 साल रहा हो, 15 साल रहा हो, 20 साल रहा हो, 18 महीने के प्रधानमंत्री नहीं हो सकती, उसके लेवल को टच नहीं कर सकता। जो काम 18 महीने में लाल बहादुर शास्त्री ने कर दिए, और एक ईमानदारी की पराकाष्ठा बोल सकते थे वो। तो पूर्वांचल
बौद्धिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे जरूर कमजोर रहा, लेकिन बौद्धिक स्तर पे या सामाजिक स्तर पे बहुत मजबूत रहा। राजनीतिक स्तर पे वहां पे आपको ऐसे राजनारायण थे, राजनारायण एक बार इंदिरा जी जब अपने पीक पे थी, और इंदिरा जी चरमोत्कर्ष, मतलब इंदिरा जी एक हिंदुस्तान की लौ महिला मानी जाती थी, सब लोगों को लौ महिला मानते थे, और राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत हुआ करती थी। उस समय उनको राजनारायण ने चैलेंज किया, जो हमारे यहाँ से आते थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी को रायबरेली में जाके चुनाव हराया। और इंदिरा को बोलते हैं कि कल ही एक पुस्तक पढ़ रहा था मैं, आप पढ़िएगा, आपातकाल का धूमकेतु, जो हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी, वो उसके उसके इमरजेंसी लगने के पीछे राजनारायण थे, सिर्फ और सिर्फ राजनारायण। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा को इलेक्शन पिटीशन डाला था, और इंदिरा को हाई कोर्ट में हराया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसके बाद इमरजेंसी लगी, आप पढ़ेंगे जाएगा। ऐसे ही जयप्रकाश नारायण थे, वो हमारे यहाँ के थे, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। उसके अलावा एक और थे हमारे यहाँ, बहुत सारे लोग पैदा हुए। शाहजानंद सरस्वती को आप पढ़िए। शाहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक थे, और अपने समय के गांधी से बड़े नेता माने जाते थे। एक बार उन्होंने कांग्रेस छोड़ के कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर दी, किसान आंदोलन हिंदुस्तान में, जिसको सुभाष चंद्र बोस को कहना पड़ा। मतलब शाहजानंद ही असली किसान नेता हैं हिंदुस्तान के। तो बहुत सारी विभूतियां हैं वहां पे। मैंने बोला कि हम लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर रहे हैं, लेकिन हम लोग सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक दृष्टि से बहुत ऊपर रहा है पूर्वांचल। और कुछ चीजें मैं आपको बताऊं कि जो पूरी दुनिया है, मैं कुछ किताबें पढ़ता आता हूँ, मेरा शौक है पढ़ना। पूरी दुनिया जो अमीर हुई है, यूरोप से लेके लंदन तक, यूके तक, वो हमारे पूर्वांचल के चलते हुई है। पूर्वांचल के पैसे से भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, कभी डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे, बट अगर इतिहास को खंगालेंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ दीपक जी, शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। और लेकिन आपने अपना जीवन, मैं समझता हूं कि आपका जो बचपन है, और फिर आप जब युवा अवस्था में कॉलेजेस में आए, तो काफी संकट, आपको काफी एक तरह से आपको एक पूरी तरह से वो आजादी नहीं मिल पाई होगी आपको, वित्त सहयोग के हिसाब से अगर देखा जाए तो। पर आपका जो ये आपका जो अपने जीवन को लेकर जो एक लक्ष्य था, वो कैसे आपने प्राप्त किया? क्योंकि अगर देखा जाए गाजीपुर में शिक्षा का जो मेरे ख्याल से वो चलन, अगर देखा जाए तो उतना चलन नहीं था शिक्षा ग्रहण करने का या शिक्षा को प्राप्त करने का, क्या था? बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत रहे हम लोग। शिक्षा का गढ़ रहा है वो क्षेत्र। अच्छा। वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी वहाँ हुआ करती थी, उसी क्षेत्र में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, बनारस यूनिवर्सिटी। तो ऐसे भी शिक्षा के आध्यात्मिक रूप से वो, अगर पुराण में भी जाएंगे तो यमदग्नि ऋषि का आश्रम, बहुत सारे आश्रम, भृगु आश्रम, बहुत सारे आश्रम वहाँ रहे हैं। तो विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में था। तो वो एरिया आध्यात्मिक रूप से बहुत मजबूत रहा है, चाहे गुरुकुल परंपरा के तहत रहा हो, गुरुकुल के समय से रहा हो, चाहे अभी रहा हो। अभी पिछले 20-25 सालों में शिक्षा का थोड़ा सा स्तर बदला है। हम लोगों के टाइम में शिक्षा सबको उपलब्ध थी, ऐसा कोई चैलेंज नहीं था, और शिक्षा के लिए बहुत पैसे नहीं खर्च करने पड़ते थे। मतलब इजिली सबके रीच में थी शिक्षा, और समाज ऐसा था कि लोग पढ़ लेते थे, जो पढ़ना चाहे पढ़ लेता था, कोई बहुत दिक्कत नहीं होती थी। तो चलिए, ये तो आपने अच्छा एक तरह से आपने विचार रखा, क्योंकि अक्सर जब हम गाँव की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि गाँव में कहीं ना कहीं कुछ चीजों का अभाव रहता है, तो इस कारण से वहां का जो युवा है या वहां के जो जन है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन ये सही, इतने होने के बावजूद भी ये वहां पर ये था, और लोगों में ये इतनी जागृति थी कि अपने बच्चों को वो शिक्षा ग्रहण करने की ओर प्रेरित किया करते थे। लेकिन सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सावित्री को अपने आप में बहुत, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। एक्चुअली ये विरोधाभास है। गांव में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके पास शिक्षा ग्रहण की संभावनाएं ज्यादा है कंपेयर टू ये मेट्रो सिटीज है, जो मुंबई है, दिल्ली है। बिकॉज यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं डिस्ट्रैक्ट होने की। आपके पास मोबाइल है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आज की डेट में भी जो आप देखेंगे तो ज्यादा बच्चे, जो पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं, वो हो सकता है झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, केरला, कश्मीर के सुदूर क्षेत्रों से आ रहे हैं। बिकॉज दे एजुकेशन वहां पे है। और एजुकेशन क्या है कि एक अपना सेल्फ डिसिप्लिन होता है।
तो अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम है तो आपके पास ज्यादा संभावना है कि आप अच्छा कर जाएंगे, और उनके पास एक मोटिव है। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ के युवा से मिलता हूँ, दिल्ली और मुंबई के युवा से, तो यहाँ के युवा को देखता हूँ कि वो उसके पास एक वो ऑलरेडी आसान्वित है ही, उनके पास होप है कि हम एमबीए कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक सेल्समैन बन जाएंगे तो कुछ नौकरी मिल जाएगी तुरंत। क्लास 12 पास करते करते ग्रेजुएशन जाते जाते वो पार्ट टाइम नौकरी करने लगता है, पार्ट टाइम पैसे अर्जित करने लगता है। बट जो एक रूरल इंडिया का युवा है वो सोचता है कि नहीं, उसके पास ये ऑप्शन होते नहीं है, तो सिर्फ शिक्षा, उसके पास एक ऑप्शन है कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करे और अच्छे से अच्छा करे। उनके पास अभी भी डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस के ऑप्शन होते हैं। तो इसलिए पाएंगे आप कि ये लोग उधर से आते हैं तो ज्यादा इस क्षेत्र में जाते हैं। तो शहरों की अपेक्षा ग्रामीण भारत के युवाओं के पास अभी भी शिक्षा के लिए अच्छा स्कोप है, मैं ये कह सकता हूं। जो कि भ्रांतियां आप मेरी बात पहले सुन पा रहे थी। हैं? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। अच्छा लगा आपके विचार समक्ष रख रहा आपने, अपना जो ग्रामीण भारत का जो आपने संदर्भ रखा हमारे सामने, अपने आप में बहुत नया संदर्भ है। क्योंकि लोग अक्सर जब गांव की बात करते हैं, मैंने मातन टीवी पे कईयों को निमंत्रण दिया, जब भी हम गांव की बात को लेकर जब आगे बढ़ते थे तो हमें हमें ये कहा जाता कि वहां पर अभाव है, शिक्षा का अभाव है, या वहां पर राज्य स्तर पे उन गाँव में कुछ हो नहीं रहा, या फिर वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करे, तो इस कारण से वहां पर युवा जो है वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। लेकिन आपने ये बताया कि वहां पर समूचा ढांचा जो है वो बना हुआ है, और युवाओं और जो परिवार है वो अपने बच्चों को शिक्षित करने में उतने ही सक्षम है जितना कि एक शहरी परिवार है। लेकिन शहरों में अभाव हो सकता है, लेकिन गाँव में ऐसा अभाव नहीं है। और आप खुद आप अपने ग्रामीण भारत से आए हैं। 100% सत्य है दीपक जी, क्योंकि आप समझिए, शिक्षा सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती है, शिक्षा घर में मिलती है। शिक्षा एक वो होती है, शिक्षा एक जुनून होता है, एक परंपरा होती है। तो अभी भी गांव में जो माँ बाप हैं या बुजुर्ग हैं, वो बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी गंभीर हैं। शहरों में ये बात दिखाई नहीं देती। आपके शिक्षित होने में पूरा एक आपके माँ, सबसे पहले आपकी माँ बाप, परिवार, समाज, ये सारे लोग मिलकर एक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीजें शहरों में भाग दौड़ में या शहरों की आर्थिक मजबूरियां हैं, उसके चलते इसलिए छूट जाती हैं। और आज से नहीं दीपक जी, आज से अगर 100 साल पहले के इतिहास को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो यूके में या यूरोप में या यूएस में बहुत सारे लोग आईटी, तो आज पिछले 20 सालों में ग्रो किया है। आईटी के इंजीनियर बन के लोग जाते हैं, मैनेजमेंट बन के लोग जा रहे हैं यूके में, यूएस में। लेकिन 50 साल पहले के इतिहास को ढूंढेंगे तो हिंदुस्तान से या तो गिरमिटिया मजदूर गए या टीचर गए, बहुत सारे प्रोफेसर टीचर गए। उसमें से आप ढूंढना चालू करेंगे तो 80% की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं ग्रामीण रही थी। वो ग्रामीण भारत से पढ़ के अमेरिका में की सारी यूनिवर्सिटियों में जाके वो टीचिंग का काम करते थे, पढ़ाते थे अमेरिकन को, ब्रिटिशर्स को और पूरे यूरोप को। तो पहले एक परंपरा थी। पहले आज बताया कि आज पिछले 20 सालों से एक आईटी बूम आ गया, मैनेजमेंट बूम आ गया, तो लोग आईआईटीएन और एमबीए लोग जाने लगे। पहले या तो मजदूर जाते थे, गिरमिटिया मजदूर जो ब्रिटिशर ले गए, और मजदूर जाते थे मजदूरी करने, या एक शिक्षक जाता था शिक्षा देने। तो दोनों चीजें हमारे पास थी ग्रामीण भारत में, मेहनत भी थी, मेहनत मजदूरी भी थी, और शिक्षा भी थी। इसीलिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कई यूनिवर्सिटी जब रिसर्च करेंगे तो आज से 50 साल पहले बहुत सारे शिक्षक मिल जाएंगे, प्रोफेसर मिल जाएंगे जो ग्रामीण भारत से गए थे। पर्टिकुलरली बहुत ग्रामीण भारत में भी आप बोलेंगे तो जो साउथ है काफी पहले से एजुकेटेड रहा है शिक्षा के मामले में। बिहार से बहुत लोग गए शिक्षक जी बन जी, के। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रविशंकर जी, आपकी दर्शक जानना चाहेंगे कि जो आपकी यात्रा है, एक तरह से आप ग्रामीण भारत में जन्मे, ग्रामीण भारत में आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और ग्रामीण भारत के बाद जब आप एक युवा के रूप में देखे गए तो फिर आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। लेकिन जानना चाहेंगे कि आपने सावित्री जैसी संस्था को कैसे खड़ा किया, और आज आप सावित्री संस्था करीबन 21 साल पुरानी है और काफी विकसित हो चुकी है। ये केवल अब देश में ही नहीं, विदेशों में भी इसकी चर्चा हो रही है। और जो इसके यंत्र जो आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जो आप फिर बाद में भारत सरकार के उद्योगों में या जो निजी क्षेत्र की जो कंपनीज है वहां पर ये इन यंत्रों का प्रयोग होता है। सावित्री ग्रुप को आपने ऐसे कैसे खड़ा किया? हम जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी
मतलब ऐसा ऐसा वो स्वप्न था जो आपने बचपन काल में देखा था, फिर युवा आते आते उसको आपने रूपांतरित कर दिया जमीन पे, और सावित्री को आज आपने इतना बड़े स्तर पे आप ले आए हो? एक्चुअली हमेशा से एक सोच थी कि जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने नौकरी शुरू किया 94 में, तो 94 से 99 तक मैंने जॉब किया। और बचपन से ही जब भी स्कूल जाने लगा, स्कूल से ही एक सोच थी कि नहीं, कुछ करना है समाज के लिए, देश के लिए। और ये सोच मेरे अंदर ही नहीं, मेरे मतलब बताया, मैंने एक कोट दिया था, एक आर्टिकल लिखा था कि हमारे यहाँ की, हम गरीब जरूर हैं बट हमारे यहाँ की जो मिट्टी है ईमानदार है। तो अभी भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे पूर्वांचल से। हालांकि मेरा जिला जो है गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, पहले एक ही जिला हुआ करता था और आजमगढ़ के नाम से लोग बहुत घबराते हैं। बट मैं बताऊं कि जी जी। हम लोग एक उस परंपरा के हैं, परंपरा से आते हैं कि जो अतिथि देवो भव की परंपरा हमारे यहाँ होती है। ये पिछले 25-30 सालों में चीजें बदली हैं, 30-35 सालों में। नहीं तो हम लोग हम लोग काफी बताया कि इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे और ईमानदार। वहां की, मैंने लिखा था कहीं कि वहां की मिट्टी ईमानदार है, तभी लाल बहादुर शास्त्री जैसे लाल को उसने जन्म दिया। बहुत सारे लोग हैं। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने के बाद जब नौकरी करना शुरू किया 94 में, एक्चुअली मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो हम लोग अभी बेसिकली प्योर किसान हैं और खेती बाड़ी पे निर्भर है हम लोग। अभी भी हमारे घर में हम लोग 6 भाई हैं। 6 भाई इसलिए कि हमारे पिताजी 4 भाई थे, 4 भाई के बीच में हम लोग 6 लोग हैं, तो हमारा बंटवारा नहीं हुआ है, हम एक ही में साथ रहते हैं 6 भाई। तो जब मैं यहाँ आया, नौकरी करने लगा, फिर एक दौर था 95 से लेके 2005 का। वो दौर काफी, कुछ हिंदुस्तान के कुछ क्षेत्रों के लिए काफी दुखदाई था। आप बोल सकते हैं कि पूर्वांचल, यूपी के लिए, बिहार के लिए, झारखंड के लिए ये दौर काफी गंभीर दौर था, क्योंकि इस दौर में क्राइम एक उद्योग बनता जा रहा था और युवा के पास कोई काम नहीं था। और जैसे बताया मैं, गरीबी वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो कोई भी इंसान जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है। हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल लाइफ जीते। दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, एक नमक रोटी मिल जाए और एक सोसाइटी में इज्जत, रेस्पेक्ट मिल जाए। यही एक आदमी की, एक ह्यूमन, एक इंसान की रिक्वायरमेंट बस इतनी सी होती है कि वो उसको सोसाइटी में इज्जत मिले और रोटी मिल जाए, और कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। लेकिन ये जरूरतें पूरी न होने के कारण युवा इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, इस उद्योग में, क्राइम के उद्योग में। और ये आप निकालेंगे तो 90 से लेके 2005 का पीरियड निकालेंगे तो एक बुरा दौर था और बहुत सारे युवा इसमें आ रहे थे, मजबूरी बस। एक्चुअली रोटी और नमक की जरूरत इतनी गंभीर होती है, मजबूरी, भूख इतनी, भूख कुछ भी नहीं जानती, भूख नहीं देखती। अगर हम और आप दीपक जी एक साथ हैं और एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 1 महीने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, तो हम, और कुछ न दिया जाए, तो ये स्टेज आ सकती है कि हम दोनों में जो बहादुर हो एक दूसरे को मार के खा जाएगा, तो भूख लगेगी। तो ये वास्तविकता है। एक मूवी देखिएगा, सजाए काला पानी, केरल का सुपरस्टार था, उसकी मूवी थी। उसमें यही दिया है कि 5 दोस्तों को काला पानी की सजा हो जाती है और कैसे वो, मतलब एक दोस्त को ही मार के खा जाते हैं। तो वो भूख जो होती है वो कुछ भी कराती है। तो जो भी आदमी पूर्वांचल में या उस एरिया में जो लोग बच्चे थे, वो 1000 रुपए महीने, 2000 रुपए महीने के लिए इस उद्योग में घुसने लगे। तो मैंने उस समय, मुझे लगा कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। और मेरे पास ऐसे बच्चों का एक काफी अच्छा खासा, बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स या और लोग बोलते थे कि हाँ इसको ले जाओ दिल्ली, इसको नौकरी दिलाओ, इसको ये करो। तो मैंने सावित्री, जब मैं 99 में शुरू किया, तो ऐसे 4-5 बच्चों जो डायरेक्शन लेस हो गए थे और उनको डायरेक्शन नहीं मिलता, तो वो भी उसी फील्ड में इंटर करते, उनके लिए शुरू किया। और तब से आज तक हम लोग वही काम कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे युवा हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली एक पॉलिसी है कि 95% एम्प्लॉयमेंट रिजर्व है उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड में भी हम बहुत बारीकी से देखते हैं सोशियो इकोनॉमिक और उनका बैकग्राउंड। तो वी ट्राई टू क्रिएट
एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज पीपल हु एक्चुअली नीड द एम्प्लॉयमेंट, और वो उसी 95% को हम लोग पिछले 20 साल से अचीव करते आ रहे हैं, और टचवुड डूइंग गुड। तो एक मैंने एक आर्टिकल लिखा था, आत्मनिर्भर भारत। तो हम बहुत बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन हम पूरे हिंदुस्तान के जो इनेबलर हैं, जो सक्षम लोग हैं, सिर्फ एक आदमी के बारे में सोच लें तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। देश को मतलब कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से, आत्मनिर्भर होने से। तो जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई 5 बच्चों के साथ, और आज वो जर्नी कंटिन्यू है। विजन इज सिंपल, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, नथिंग एल्स। एंड अगर विजन ये हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब विजन है कोई बिलियनियर बनना है, तब मे बी मैं कभी न कोई भी बिलियनियर बनने आया और कोलैप्स किया, और इतिहास देख लीजिएगा, बिलियनियर कोई बन नहीं पाया। तो अगर विजन अगर ठीक है तो भगवान भी मदद करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी, आपने अपना विचार बड़े ही समक्ष तरीके से रखा। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप इस समय देख रहे हैं मार्तन टीवी, और मार्तन टीवी में हम अभी साक्षात्कार हमारा हो रहा है श्री रविशंकर रॉय जी से, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर सावित्री ग्रुप के हैं। उन्होंने अपनी राय बात रखी, और देखिए कुछ लोग तो अपनी बात रखते हैं कुछ इस तरह से कि पहले शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा के बाद उनके पास एक विचार आया, और विचार के बाद उनको लगा कि ये मेरा एक रोड मैप है, मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए, और वो उस राह में चलते हैं और बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी भिन्न है। रविशंकर राय जी के सामने समस्याएं उत्पन्न हुई, समस्याओं का निवारण हेतु उन्होंने सावित्री ग्रुप संगठन बनाया, सावित्री समूह बनाया, और सावित्री समूह में जुड़ने वाले जो प्रारंभिक लोग थे वो इनके अपने ही गांव से थे। वो उस जगहों पे से जहां पर उनके लिए रोजगार काफी कठिन हो गया था। यहाँ वहां के युवाओं के लिए, वो अशिक्षित भी थे, वो शिक्षित भी पूरे नहीं थे, वो स्किल लेस थे, लेकिन उनको स्किल देने का काम श्री रविशंकर रॉय ने किया। सावित्री ग्रुप अपने आप में इस तरह के काम करते आ रहा है, और करीबन 21 साल से ये लगातार उसी पद चिन्ह पे चल रहे हैं कि जहां ये कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो देश के कानून के खिलाफ हैं, उनको रोकने का एक भरपूर प्रयास इन्होंने अपने जीवन में किया है। और जीवन के साथ साथ एक सावित्री ग्रुप में उन्होंने एक संस्थापक की भूमिका के साथ साथ देखिए काफी सारे रोजगार भी इन्होंने बढ़ाया, और साथ साथ सावित्री ग्रुप को भी उस स्तर पे ले गए हैं जहां पर ये कहीं बड़े संगठनों के साथ मिलकर ग्रामीण भारत का उत्थान कर रहे हैं। तो रविशंकर जी, ये तो रहा आपका वो यात्रा जो अपने सावित्री ग्रुप को प्रारंभ में की। आपने बहुत बड़ी बात कही कि जो कुछ भी है, चाहे कश्मीर का टेररिज्म है, चाहे छत्तीसगढ़ या झारखंड या उड़ीसा का नक्सल है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट है। उनके लिए रोजगार नहीं है। अगर उनको रोजगार दे दिया जाए तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जो गलत हो। देखिए, मैं इस बात से आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। जानना चाहूंगा कि सावित्री, हाँ जी बताइए। इसमें और एक जोड़ूंगा मैं कि मेरा एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ था। उसमें यही था कि पहले हिंदुस्तान को लोग सोने की चिड़िया बोलते थे। इसका मतलब ये कतई नहीं था कि यहाँ कोई पैरट या कोई पीकॉक या कोई मैना तोते की थी, अरे सोने की थी। यहाँ की इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी थी, इसीलिए सोने की चिड़िया थी। यहाँ पे हर एक गांव में सब कपड़े से लेके खाना, हमारे गांव में पहले अगर आप 100 साल पहले के हिंदुस्तान को, जब सोने की चिड़िया बोला जाता था, उस समय के हिंदुस्तान को अगर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि गांव अपने आप में एक छोटा सा मोहल्ला, गांव या सोसाइटी या मोहल्ला बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, व्हाट एवर यू से। इन सिटी, इन दिल्ली इट इज अ स्मॉल एरिया सोसाइटी। तो पूरा हिंदुस्तान क्या एक डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी पे चल रहा था। डिसेंट्रलाइजेशन इकोनॉमी क्या थी कि एक गांव में, एक छोटा सा गांव था, वहां पे सब जरूरत के सामान बनते थे, वहां बर्तन बनते थे, वहां बर्तन के अलावा कपड़े बनते थे, वहीं अनाज पैदा होता था, वहीं दवा बनती थी, वहीं सब्जियां उगती थी। मतलब जिंदगी में जो भी चाहिए आप कुछ भी कल्पना कर लीजिए। टूथपेस्ट बनते थे वहां पे, जिंदगी की किताबें बनती थी, छपती थी, अखबार छपते थे। तो हर गांव में हर काम होते थे, सारी इकोनॉमी वहीं लोग, और यूजर कौन था, वहीं के आसपास के लोग यूज करते थे और एक दूसरे के साथ अपनी, इसलिए सोने की चिड़िया था। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी थी, हर गांव में होता था ये चीजें। अब क्या मुगल आए तो मुगलों ने देखा कि यहाँ जो भी
बाहर से विदेशी आए, वो हिंदुस्तान में से पैसे कमाने आए, बिकॉज ये सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। यहाँ कोई रूल करने नहीं आए थे, यहाँ के लोगों को सिखाने नहीं आए थे, लूटने आए थे, सिंपल सी लैंग्वेज में। क्योंकि एक इंडिया ही था जो सोने की चिड़िया था और इसको लूटने के लिए सब लोग आए। तो मुगल आए तो मुगलों ने देखा कि यहाँ तो आप सब कुछ डिसेंट्रलाइज है, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप, तो उन्होंने धीरे धीरे इसको सेंट्रलाइज किया। फिर बाद में ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर आए तो उन्होंने पूरा सेंट्रलाइज कर दिया। उन्होंने बैन कर दिया कि आप किसी गांव में ना तो कपड़ा बनाओगे, ना ये करोगे, कुछ नहीं करोगे, हम बनाएंगे एक सेंट्रलाइज जगह पे। पहले इंपोर्ट होके आता था तो उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर दिया। अब गांव के उद्योग सारे बंद हो गए और बड़ी बड़ी मिलें खुल गई और बहुत सारे पाबंदियां आई वहां पे, हर एरिया स्पेसिफिक आई। जैसे क्या आपको एग्रीकल्चर में आपको क्या पैदा करना है, जैसे बिहार का नील की खेती का एक काफी बड़ा आंदोलन हुआ कि तो अपने हिसाब से उसको रूल करने लगे। तो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो गई। अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या है कि एक फैक्ट्री में सामान बनेगा और वो वहीं से सारा सप्लाई होगा पूरे हिंदुस्तान में। अब एक टूथपेस्ट को ले लीजिए, आज इतना ऑटोमाइजेशन हो गया है कि टूथपेस्ट एक फैक्ट्री लगा लीजिए 1 एकड़ में, तो डेली के आप 25-30 करोड़ टूथपेस्ट बना सकते हैं। मतलब हिंदुस्तान के पूरे इकोसिस्टम को एक कंपनी सप्लाई कर सकती है। जबकि पहले हर गांव में टूथपेस्ट की फैक्ट्री होती थी, हर गांव में साबुन की फैक्ट्री होती थी, हर गांव में तेल की फैक्ट्री होती थी, लेकिन सब सेंट्रलाइज हो गया, अब एक हो गया। तो इसमें क्या नुकसान हुआ कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया से एक भूखमरी के कगार पे पहुंच गया। 2 चीजें हुई कि एक तो सेंट्रलाइजेशन से कुछ लोगों को बहुत फायदा हो गया, $1 बिलियन ट्रिलियन के लोग उद्योगपति बन गए, बट हिंदुस्तान का तो नुकसान हो गया ना जिस सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से। और वो अंग्रेज चले गए, वो चलता रहा है, ये पॉलिसी चलती रही। सेंट्रलाइजेशन अभी भी मतलब डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं पाएगा, और हम तो है यही होप करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो जाए, ताकि वो सब लोग इकोनॉमी वही मजबूत होती है। इसमें 99.9% लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे यहाँ 0.5% लोग भी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। जी मतलब बिल्कुल सही कहा आपने। 1% में लोग नौकरी वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, सब लोग हैं। और उसमें भी देखेंगे तो बहुत परसेंटेज कम है जो इकोनॉमी के को ड्राइव करने वाले लोग हैं। मतलब उद्योगपति हमारे जैसे हो गए, या हम तो बहुत छोटे में आते हैं, बड़े उद्योगपति हो गए जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं या इकोनॉमी उनसे चलती है। और जो है 90 उसमें भी 1% में भी 99% लोग साइलेंट व्यूअर हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वर्कर हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। If we wanted to become golden bird, then we have to decentralize the economy, and that is the only way. मैं जानना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ आपकी तस्वीरें हमने एकत्रित की हैं, जिसमें से आपने मेरे ख्याल से 2020-21 में जब आप काफी लेख लिखते रहे, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स या इकोनॉमिक टाइम्स में छपता रहा, उसके कुछ मानचित्र हमारे पास हैं एक छोटे से रूप में, जो कि हमने वीडियो के रूप में हम चाहेंगे दर्शकों को दिखाने के लिए। तो जरा बने रहिए हमारे साथ और ये देख लीजिए कि हम कुछ थोड़े से ये बिंदु पर प्रकाश डालेंगे, जो कि वास्तव में एक आर्टिकल का एक मात्र बिंदु है। वो कोश आपको दिखाना चाहेंगे इसमें।
धन्यवाद। देखिए, बहुत जानकारी हमें मिली है। साथ मेरा ये आपसे अनुरोध भी है कि मार्तन टीवी में आने वाले मेहमान जो है वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, बहुत व्यापक होते हैं और उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया होता है, तब जाके वो उस मकाम पे पहुंचते हैं कि जब उनको मार्तन टीवी अपने यहाँ पर एक अनुभवी के रूप में उनको निमंत्रण देता है और चाहता है कि वो जो अपने जो विचार साझा करें वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। और क्योंकि हमने आज रविशंकर जी राज जी को यहाँ निमंत्रण दिया, तो मैं चाहूंगा कि आप जाने और समझें कि रविशंकर राज जी की यात्रा क्या रही और उनकी सावित्री ग्रुप को बनाने में पीछे उनका मकसद क्या था। वो बिल्कुल साफ हो गया कि उनका मकसद युवाओं को एकत्रित करना था, उनका एक संगठन बना था ताकि वो भटक ना जाएं, उस रास्ते पे ना चलें जो भारत के कानून के खिलाफ हो। वो अपनी जीविका, एक रोजी रोटी बिल्कुल एक न्याय प्रक्रिया में जिए और अपने जीवन को बेहतर रूप से आगे बढ़ाएं। और उसके लिए सावित्री ग्रुप काम कर रहा है, करता आया है, करीबन 21 साल से वो काम कर रहे हैं। और उसके जो संस्थापक है श्री रविशंकर जी, वो आज हमारे साथ हैं। वो अपनी चर्चाएं बता रहे थे कि सावित्री ग्रुप को उन्होंने कैसे विस्तार लाया और आगे वो विस्तार अब अभी भी कर रहे हैं। रविशंकर राज जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी जो आपका 21 साल का सफर रहा है, तो इस 21 साल के सफर में आपके लिए काफी संघर्ष भी रहा होगा, काफी कठिनाइयां भी आपने झेली होंगी। सावित्री ग्रुप जहां पर प्रारंभ में यह छोटी संस्था हुआ होगी, जहां पर 4 या 5 बंदे होंगे, लेकिन आज ये बड़ा व्यापक है जहां पर करीबन 200, 300, 400 एम्प्लॉयज आपके अंतर्गत होंगे। तो कैसा रहा वो आपका दौर जहां पर आपको कुछ कठिन परिश्रम भी करना पड़ा और कहीं ना कहीं आपको शायद जीवन में ऐसा दौर भी आया होगा जब लगा होगा कि शायद संस्थाओं में कुछ फंड्स के कारण कुछ दिक्कतें आ रही, उससे भी आप निकल पाए। तो कैसा रहा है, अगर आप वो संक्षेप में हमें बताना चाहेंगे किस तरह का वो सफर रहा और कैसे आपने उससे आप बाहर निकले, ताकि युवा ये समझ पाए कि काफी क्या अगर संस्था एक बार कोई संस्था बनाते हैं, उसको एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसको एक स्थापित रखने के लिए किस तरह का परिश्रम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने बना दी और छोड़ दिया और वो बनती गई, वैसा नहीं होगा। आपको हर दिन उसमें अपना योगदान देना पड़ता है। दीपक जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि सबसे पहली बात तो आपने काफी कोट दिखाए मेरे, बट मेरा जो सबसे, आपने ये भी बोला कि मैं काफी बड़ा आदमी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ और मैं एक 3 बेडरूम के घर में रहता हूँ, बहुत छोटे से घर में, ठीक है। और मैं मतलब बड़ा मैं समझता नहीं बड़ा होता क्या है, मुझे इस सब से थोड़ा सा नहीं, अच्छा नहीं बड़े से केवल यही मेरा मानना है कि जिस तरह से आपने सावित्री समूह को विस्तार किया, उसमें आपने युवाओं को जोड़ा और युवाओं के उस दर्द को आपने समझा जो शायद कोई और नहीं जान पाया, आपने उसको संगठन से आपने उसको जोड़ दिया। और संगठन के बाद तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा महान कार्य हो सकता है अगर आप मेरी दृष्टि से देखें तो। मैं एक कोट मेरा दिखाना आप भूल गए, जो कि मेरा सबसे फेवरेट कोट है। I was born as a human being, but I'm still trying hard and struggling to be a human. तो मैं बड़ा तब जब मैं मनुष्य बन जाऊंगा। मैं मनुष्य बनने की प्रक्रिया में बन नहीं पाया हूँ। So I'm struggling hard and trying my level best to be a human. I was born as a human being. So that is all about me. मैं जब लाल बहादुर शास्त्री का 0.001% बन जाऊंगा तो मैं मान लूंगा कि मैं सफल हो गया। जी। ये बड़ा जीवन आसान नहीं है, बहुत संघर्ष है। जो बताया कि कैसे कठिनाइयां तो इस देश में मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि आप देश में पैदा हो गए ही कठिनाइयों से आपको पाला पड़ जाता है। तो बिजनेस तो एक ऐसा है कि आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर आप ईमानदारी से बिजनेस करना चाहें इस हिंदुस्तान में तो कठिन है, इतना आसान नहीं है ईमानदारी से बिजनेस कर लेना। और किसी को भी अगर बिजनेस शुरू करना हो तो उसको फंडिंग चाहिए होगी बैंक से। बैंक को अगर जाके बोलेंगे कि मेरे पास 1600 एम्प्लॉय है, मुझे लोन दे दीजिए, तो एम्प्लॉय मतलब कोई भी यहाँ पे मैन पावर लायबिलिटी की तरह ट्रीट होता है, एसेट की तरह ट्रीट नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट एक अलग है हमारे यहाँ कि आप जो मैन पावर है उसको, जैसे बाहर कई कंट्री ऐसे कि जहां पे अगर आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय को एसेट माना जाता है कि आपने इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है, तो दैट इज योर कोलेटरल। ईमानदारी से बिजनेस करने की दिक्कतें हैं और कर नहीं पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। तो वो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आ रहे हैं, अब काफी चीजें बदल रही हैं और आगे और बदलेंगी।
बट समस्याएं तो रोज झेलनी पड़ती हैं। मैं बताऊं कि 3-4 साल पहले मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं देश छोड़ के जाने के चक्कर में था कि मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मैं कोई और देश ढूंढ लूंगा, कोई और देश बना लूंगा, क्योंकि अपना देश बनाऊंगा। बट एक दिन जब रामायण का वो प्रसंग देखा, मेरे लिंक्डइन पे वो वीडियो है और आर्टिकल भी है, जब रामायण का मैं प्रसंग देखा कि जब रामचंद्र जी आते हैं और धरती, एक मिनट का वीडियो देखिएगा कभी, वो धरती को चूमते हैं और बोलते हैं जननी जन्मभूमि सद स्वर्गादपि गरीयसी, कि माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। ये मैंने विचार बदल दिया। ये समस्याएं आएंगी और 2-3 कोट जो आपने दिखाए तो उसमें बताता हूं कि जैसे 2-3 चीजें, जैसे आपने दिखाया स्किल डेवलपमेंट इज द डायरेक्ट आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। जी जी, वो पिछले 3-4 सालों से मैं रेगुलर जहां भी कोशिश करता हूं बोलूं इस चीज को, स्किल डेवलपमेंट से कुछ नहीं हो सकता। आप रोजगार दीजिए, स्किल वो अपने आप सीख जाएगा। तो उद्योगों का काम है लोगों को रोजगार देना। जब आप एक बार काम दे देंगे किसी को तो 4 महीने में आदमी काम सीख जाएगा। लेकिन आप वही सोचेंगे किसी को काम सिखा दें और उसको रोजगार मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो स्किल वही है कि स्किल डेवलपमेंट इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वाइस वर्सा मे नॉट बी ट्रू। कोई भी स्किल अगर वो उसके लिए कुछ स्किल बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। जैसे मुझे अपना कपड़ा साफ करने आना चाहिए, मुझे खाना बनाने आना चाहिए, मुझे घर बर्तन धोने आने चाहिए, मुझे झाड़ू पोछा आना चाहिए। ये स्किल मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि इस स्किल के बिना मैं मनुष्य नहीं बन पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे IoT सिखा दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा दीजिए, तो मेरे लिए वो किसी काम का नहीं है जब तक मुझे रोजगार ना मिले। तो स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं बोलता हूं हमेशा। दूसरा, मैं लोगों को भी बोलता हूं कि आप परेशानियों से भागिए मत। मेरे पास बहुत बच्चों का मैसेज आता है, फोन आता है कि नहीं, दे वांटेड टू बी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, करना चाहते हैं। तो उनको एक ही चीज है, सफल होने के लिए सिर्फ एक चीज करना पड़ेगा। इफ यू आर पैशनेट, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड रेडी टू फेस द वर्स्ट, देन यू हैव द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड ग्रेट लीडर। तो पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्टी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं आपको सफल होने के लिए। और इसके अलावा कभी हमेशा आपको तैयार रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो, ठीक है। कि आत्मनिर्भर भारत, तो उसमें आपने दिखाया हो कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं। आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये है कि हम लोगों को आत्मनिर्भर बनाएं। तो जितने सक्षम लोग, कैपेबल लोग हैं, उनको कोशिश करनी चाहिए कि सिर्फ एक आदमी को आत्मनिर्भर बना दीजिए, आत्मनिर्भर भारत अपने आप हो जाएगा। दूसरा, उद्योग का मतलब केवल अपना पेट भरना नहीं होता है। उद्योग का वास्तविक मतलब लोगों को अस्थायी, सतत और सम्मानजनक रोजगार देना। स्टेबल, सस्टेनेबल, रेस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, दैट वी हैव टू टेक ओनरशिप। ये हमें करना पड़ेगा। तो संघर्ष तो है, संघर्ष तो रहेगा, और बिना संघर्ष के तो इंसान आदमी बन ही नहीं सकता। आप ह्यूमन की प्रक्रिया है, तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा अगर आपका सपना है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं चाहता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं और विशेषकर जो युवा है जो आपकी तरह बनना चाहते हैं और आपके कहीं ना कहीं फैन भी हैं, और उन्होंने हमें कहा था कि इन्हें आप लाइए और इस मंच पे हम सुनना चाहेंगे, इनकी जीवनी सुनना चाहेंगे, इनका वो सफर सुनना चाहेंगे जहां पर इन्होंने एक संघर्ष किया अपने जीवन में। तो आपने खुद बताया काफी संघर्ष था। आपने भले ही आपने उन मूल बुद्धों को केवल छुआ, उसको पूरा विस्तार नहीं दिया, लेकिन हम समझ गए कि संघर्ष कहाँ आपने किया। और आपने एक सिस्टम पे भी थोड़ी सी उंगली उठाई है कि सिस्टम को बदलना अनिवार्य है, क्योंकि अगर सिस्टम बदलेगा तो ही आपकी जो जीविका है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। और दूसरी बात है कि आप अगर विस्तार करना भी चाहो तो उसके लिए आपको पूरा सहयोग चाहिए। केवल एकमात्र बिंदु देखने से वो हल नहीं होगा। जैसे कि आपने खुद कहा कि बैंक्स
की जो दृष्टि आपकी ओर है वो संस्थाओं को केवल लायबिलिटी समझती है, हालांकि वो एसेट नहीं मान पाती। लेकिन मैं आपका प्रोफाइल पढ़ रहा था जहां पर आप अपने आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपकी संस्था के जो कर्मचारी हैं, आप उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं और आप अपने समूह को एक अपना परिवार समझते हैं, जिसका विस्तार आप करना तो चाहते हो, लेकिन उनके साथ साथ ताकि उनके जीवन को भी बेहतर बनाया जाए, वो भी अपने जीवन में बेहतरी के ओर बढ़ पाए, और उसके साथ संस्था भी अपने आप में एक तरह से बढ़ती ही जाएगी इस तरह से। तो ये अच्छे विचार हैं। और संघर्ष की बात तो आपने कही, उसके बाद 20-21 साल का संघर्ष रहा, जहां पर सावित्री आज कहां पहुंचा है ये हम सभी जानते हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा इसके बाद आपके क्या विचार है? सावित्री आने वाले 5 वर्षों में और 10 साल में, 10 वर्षों 15 वर्षों में कहाँ चाहते हैं, कहाँ हो? एक्चुअली हमारा विस्तार हमारा एक डीएनए है, ठीक ना। हमारे पास क्या है कि लोग पहले आते हैं, काम बाद में आता है। तो लोग जब आते हैं तो उनके लिए हम काम ढूंढना चालू करते हैं कि क्या किया जाए। तो विस्तार एक शुरू से ही हमारा डीएनए रहा है और हम विस्तार करते हैं। मैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ कि we started in 99. We are having 7 vertical now. First vertical is purely TNM and technology solution, where we provide all kind of test and measuring instrument and technology. So second vertical is manufacturing. We are having 4 factory where we produce a lot of telecom product, including fiber optic passive products and networking products. Many products we produce. Third vertical is project vertical, where we do a lot of turnkey project related to communication, IT, electrical, civil. So we do a lot of project works. Then we fourth vertical is operation and maintenance, where we maintain network, communication network pan India, and where a lot of manpower is required to maintain the network. Fifth vertical is repair and calibration, जहाँ पे हम लोग we do a lot of repairing work for test and measuring instrument and other technology products. Sixth vertical is basically infrastructure vertical. We are having a license to develop pan-India infrastructure, and we are developing our own optical fiber cable network and tower network for leasing purpose. And then seventh vertical is basically leasing of technology. We provide technology on lease as well. Many people who wanted to own the technology for 3 months, 4 months, for particular short time period, a particular job, so we provide them on leasing basis also. Apart from Savitri Group, we are running we are having an education company called Prompt Step. We are having a school running in Dwarika. School is class 5th till class 5th standard. Then we have an IT company. We have a healthcare company started in this COVID period itself, and that is called Sabko Care, where we are trying to do something related to healthcare and personal cares. And then we are having a company in e-commerce sector. It's a 6-7 year old company which we are with them, and we are trying to grow them. So हम हमेशा विस्तार के पीछे लगे रहते हैं। जो भी जहां भी हमें दिखता है कि गैप दिखाई दे रहा है, जहां भी गैप दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग जाते हैं। वी क्रिएट वैल्यू। आपके प्रोफाइल में इसका मेंशन है, विस्तार शब्द का मैंने देखा था कि एक्सपेंशन आपका मेन मुद्दा है, वही आपका डोमेन है, और चाहे तो आप विस्तार किसी भी रूप में जाएं। If we are able to create value for stakeholder, if we are able to create value for employee, or if we are able to create value for partner, if we are able to create value for society, then we are into that business. We try to enter into that business. जहां भी हमें गैप दिखता है वहां पे हम इंटर करने की कोशिश करते हैं। अब कल मैं बात करता एक दोस्त से, पिछले 8-10 दिनों से हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, मतलब डेली कम से कम 25 कॉल आती हैं कि किसी को ऑक्सीजन का बेड चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मतलब बुरी हालत हो रखी है। इसमें कल इतना डिमोटिवेट हो गए थे हम कि मैंने दोस्त से बात किया कि अगले 10 साल हमें सिर्फ इस पे काम करना है कि हिंदुस्तान के हर गांव में हॉस्पिटल बनाने हैं, और ऐसे हॉस्पिटल जहां पे फोन ना करना पड़े, जाए तो इलाज मिल जाए। तो एक बड़ा विजन है, लेकिन कुछ तो करेंगे, कुछ करेंगे इसमें। तो एजुकेशन, जैसे सरकारों का क्या काम था? शिक्षा और चिकित्सा। सिर्फ 2 काम सरकार को करना था, तीसरा कुछ नहीं करना था। शिक्षा चिकित्सा अगर ढंग से हो गई होती, बट ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं हम 70 सालों में कर नहीं पाए। दुनिया की सबसे 5 बड़ी कंपनियां लाई हैं
जो सबसे रिच कंपनियां हैं, वो अभी उस लेवल को टच नहीं कर पाएंगी जिस लेवल पे पहले इतिहास में लोग पहुंच चुके हैं। तो कोई भी कंपनी नंबर 1 अब नहीं बन सकती दुनिया की। ये नंबर 1 इनफैक्ट ऑलरेडी, आपने शायद अपने आर्टिकल में भी लिखा था, जो मैंने शायद अभी हाँ, अभी कुछ महीने पहले पढ़ा था। नंबर 1 ऑलरेडी पैदा होके मर चुका है। ठीक ना? हम्म। नंबर 1 बिजनेस में कोई नहीं बन सकता। किसी को घमंड हो तो उसको भूल जाए अपने घमंड को। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज तक की, आपके चैनल पे बोल रहा हूं, रिसर्च कर लीजिएगा। दुनिया की सबसे जो बड़ी कंपनी हुआ करती थी, मैं आप समय दीजिए, मैं आपको, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जी शेयर जी किया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूंगा कि युवा ये समझ पाए बात को, और वो हड़बड़ी में ना हो। अगर आपके विजन को अगर आपको कोई विजन है, कोई आपने स्वप्न देखा है अपने जीवन में, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है आपको, तो आप सुचारू रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति पे काम करें, लेकिन उसमें हड़बड़ी ना करें। और यही संदेश आज रविशंकर राय जी ने दिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी जानकारी उन्होंने दी है। और ये मेरे ख्याल से हम सबको इस पे ध्यान देना की आवश्यकता है, और आगे जीवन में हम आगे किस तरह से बढ़ पाए, ये एक रास्ता हमारे लिए बिल्कुल साफ बनता है। समझिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है वह डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके। डच ईस्ट इंडिया कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज तक के इतिहास की है। और उसने जो काम शुरू किया था, सो दीपक जी, जो जिसकी आज घमंड है, या अगले 100 सालों में किसी को घमंड होगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह बन सकता हूं, तो वो सबसे पहले याद करेगा श्री राम को। और और भी बहुत लोग हुए कि कौन दुनिया का शहंशाह बन सकता है, और बहुत सारे ऐसे हुए जो मौर्य डेस्टिनी थी, चंद्रगुप्त मौर्य थे, बहुत सारे लोग हुए। तो उनको पहले याद कर ले, फिर शहंशाह बनने की कोशिश करेंगे। हिटलर है, सिकंदर है, बहुत लोग हुए दुनिया में। तो जो हो चुका है उसको आप टच नहीं कर सकते। इसलिए ये कहना कि कोई बिलेनियर मिलेनियर, किसी घमंड के बिलेनियर बन जाऊंगा, तो एक बात बोले, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी दीपक जी, 1602 में फाउंडेड की गई जी थी, जी और इट वाज द फर्स्ट लिस्टेड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट लिस्टेड कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक लिस्टेड कंपनी। उसका जो बिजनेस था 8 ट्रिलियन यूएसडी था। आज दुनिया की जो सबसे 5 बड़ी कंपनियां, उनका मिला लीजिए, अभी कोई भी ट्रिलियन में नहीं गई है। जापान की इकोनॉमी का डबल उसका एक अकेले बिजनेस था। 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर। दुनिया की 25 ओहो बड़ी कंपनियों को ओहो। मिला लीजिए तो भी उसको टच नहीं कर पाएंगी। और 1602 में बन के खत्म भी हो गई थी 100-2 सालों में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द बिगेस्ट कंपनी टिल डेट ऑफ द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 1602, जी 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 बिल्कुल। लिस्टेड कंपनी। तो उसको, अब उसको टच करना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी। तो और वो क्या करती थी, वो भी इसलिए थी कि वो सोने की चिड़िया से के साथ कारोबार करती थी। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बताया, मैंने शुरुआत में बोला कि पूरी दुनिया जो अमीर हुई है, यूरोप से लेके लंदन से लेके पुर्तगाल से लेके पूरा, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वांचल से अमीर हुई है। और वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, कि बताऊंगा, बैठेंगे तो इस सब में नहीं बता जी जी सकते इतना बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल 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 तो सही। ये है कि 100 बातों की एक बात की, आप वो रास्ता ही मत देखो कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर बनना है। आप ऐसा करो कि आपको लोग याद रखें। आप ऐसा करो, छोटा ही करो, वैल्यू एड करो। तो हमारे पास सावित्री में भी हम लोग बहुत चीजें कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट वैल्यू इन द ह्यूमन लाइफ, वैल्यू इन द सोसाइटी, वैल्यू टू द पार्टनर, वैल्यू टू द स्टेक होल्डर, वैल्यू टू द एम्प्लॉय। सब हम करते हैं, वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैं युवाओं को बताऊं कि हाँ, आप करो, अपना कुछ आविष्कार करो, कुछ कुछ जुनून पालो किसी चीज को लेके भी। पैशन, हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट। तो आप एक ट्राई टू फाइंड आउट अ विजन कि क्यों करना चाहते हो। जब आपका विजन नहीं होगा तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो बिजनेस, मैं बहुत सारे युवाओं से मिलता है, बिजनेस किस लिए, बहुत ज्यादा पैसा कमा लूंगा। तो उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, बिजनेस ही क्यों, पैसा कमाने के तरीके और हैं, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी कर लो। तो ये उद्योग का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। तो विजन कुछ अलग होना चाहिए।
उद्योग का मतलब आविष्कार होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। उद्योग का मतलब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना होता है। जी, बहुत अच्छा लगा रवि जी, आपके जो विचार हैं वो अपने आप में सक्षम, मैं समझता हूँ कि जो दर्शक हैं, जो इसको देख पा रहे हैं, और जो विशेषकर जो युवा है उसके लिए तो एक सीख है आज की, कि किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष लाया जाए, और संघर्ष के चलते वो अपने जीवन को एक उस मकाम तक पहुंचाए जहां पर वो दूसरों युवाओं को भी रोजगार दे दे। लेकिन साथ साथ आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आप केवल पैसा ना देखें और बिलियनियर का सपना लेकर आप ना बढ़े, आप केवल आपका जो विजन है, आपकी जो इनोवेशन है उसको देखें, और उसका आविष्कार करने की आप सोचें, और कोई चीज आविष्कार करें जो समाज के लिए अच्छा हो, जो आपके लिए घर के लिए अच्छा हो, जो आपके विजन के लिए पैशनेट रहें। आपका सबसे पहला जी 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 इंपॉर्टेंट विजन, किस लिए आप बिल्कुल करना चाहते बिल्कुल हैं, बिल्कुल विजन, और बिल्कुल उसके पीछे बिल्कुल पैशन। तो विजन जी 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 विजन बहुत अगर आप विजन ठीक होगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी मदद करेगा, वो भी सब मदद करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं जो उसको देख रहे हैं, तो वैक्सीनेशन पर अगर आप थोड़ा सा उनको जानकारी दें कि वैक्सीनेशन किस तरह का है, और क्या मतलब करवाना उचित रहेगा उनके लिए, तभी हम इस त्रासदी से, इस महामारी से बाहर निकल पाएंगे। एक्चुअली वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज अभी भी सर्वे आ रहे हैं कि जिसने वैक्सीन लगवा ली थी उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ज्यादा। तो वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक चीज, जैसे क्या हम लोग कहीं ना कहीं कैजुअल हो जाते हैं। कोविड धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो रहा था, बिल्कुल और सही। बहुत लोग इस चीज को गलत मानेंगे कि लॉकडाउन, पिछली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया 21 दिनों का या 30 दिनों का, वो एक अच्छा कदम था, उसका विरोध लोग करेंगे, लेकिन उसी के चलते कोविड काफी कंट्रोल हो गया। देखेंगे तो कोविड का ग्राफ काफी नीचे आ गया था। तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। वैक्सीनेशन अगर रहेगा तो कम से कम आपको होगा भी तो आप इससे बच पाएंगे। दूसरा ये है कि बताया कि सेकेंड लहर के आने का रीजन क्या है। अब हम भी सोचते हैं कि हम लोग इतने कैजुअल हो गए थे 2 महीने पहले कि हमें लगा कि कोरोना खत्म हो गया हिंदुस्तान से, जबकि पूरी दुनिया से या कहीं भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं आया था कोरोना खत्म हुआ। लेकिन हम हिंदुस्तानी लोग, दिल्ली के लोग खासकर, रोज पार्टियां होने लगी, रोज सब अपना चालू हो गया। मतलब ऐसे लगा कि जीवन, मतलब अगर 1 महीने पहले की बात करेंगे तो लगे जीवन ऐसा हो गया था कि सब, मतलब कोई दिक्कत थी नहीं, सब लोग अपने मगन थे, लगा कि ये खत्म हो गया। और वही कैजुअल अप्रोच हमारी इसको इस सेकेंड वेव में कन्वर्ट कर दिया इस बीमारी को। तो अगर हम लोग कैजुअल नहीं हुए होते, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं हो गया होता पूरे हिंदुस्तान का, तब तक हम लोग प्रिकॉशन लिए होते, तो शायद ये हमें सेकेंड वेव से जूझना ना पड़ता। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग सारे लोग मिलकर इसका, जो भी सरकार बोल रही है या जो भी लोग सरकारें बोल रही हैं कि हाँ मास्क का पालन करें, सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग करें, शारीरिक दूरी का पालन करें, तो ये सारी चीजें, और लोगों को बचा के रखें, मतलब भीड़ इकट्ठा ना करें, तभी इसे बचा आ सकता है। क्योंकि अभी इसे बचने का कोई और हमारे पास उपाय नहीं है सिवाय वैक्सीनेशन के, और ये सब चीजें फॉलो करने के अलावा। और दूसरी बात अब जब ये है कि अब तो ये 18 वर्ष के ऊपर के जो आयु है वो भी लगवा सकते हैं, तो अब तो कोई समस्या है नहीं। अब केवल इतना है कि आप सोच समझकर अपना समय निकालें और वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहें। पहली मई से जो 18 से ऊपर हैं और 45 के जो हैं वो तो लगवा ही रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छा एक कदम होगा हमारे लिए। जितनी जल्दी हम वैक्सीनेशन अपने आप को करवा लें और फिर दूसरे डोज के लिए भी प्रतीक्षा करें, तब तक आप बचे रहिए, कहीं अच्छी जगह पे रहिए, कहीं कहीं एक तरह से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा आपको। और मेरे ख्याल से ये फिर ये संभावना हो सकती है कि हम इस महामारी से एक तरह से मुक्त हो जाएं। रविशंकर जी, आपने काफी जी किसी का एक जी मैसेज बताइए। पढ़ रहा था दीपक जी, किसी का मैसेज पढ़ रहा था। अभी क्या है ना कि जैसे ये बीमारी कहीं मतलब ये बीमारी तभी होती है ना, लाइक मैं इसको ज्यादा मतलब आइडिया नहीं है, लेकिन ये बीमारी मैक्सिमम टाइम जब इन्फेक्टेड के करीब आते हैं और ब्रीथिंग से संपर्क होता है तभी होती है मैक्सिमम टाइम। हो सकता है कि 80-90% से ज्यादा आंकड़ा हो। तो अगर हो डिस्टेंसिंग को सकता है। फॉलो कर लें इसको, तो काम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कंट्री हैं जिसने इसको कंट्रोल किया है, काम करते करते कंट्रोल किया है। लोग अपने को लॉकडाउन में नहीं ले गए। हमें देखिए, समझना पड़ेगा।
देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें, इज़राइल में तो मास्क लगाना अब अनिवार्य नहीं रह गया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसी तरह का मतलब एक पालन करना, जो मास्क का पालन पहले किया जाता, अब उससे उनको मुक्ति मिल गई है। इसी तरह से न्यूजीलैंड, तो मैंने सुना है कि करीबन उसे तो अब 1 साल होने को आ रहा है कि उन्होंने बड़ा ही कड़े प्रतिबंध पहले कड़े प्रावधान किए, उसके चलते वो कोविड से उनको छुटकारा मिला हो, तो आज वो एक आजाद जिंदगी जी रहे हैं। निस्संदेह भारत में भी वो समय आने वाला होगा, 2-3 महीने तो भी लग जाएंगे हमें निस्संदेह, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि जब देखिए, आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए, उसमें कोई हानिकार नहीं है। आप चाहे कोवैक्सीन लगवा लीजिए, कोविशील्ड लगवा लीजिए, किसी में भी कोई ऐसा दुख का समाचार हमें आज तक नहीं मिला है। आप जाइए, लगवा लीजिए और उसके बाद तुरंत 20-25 दिन या 30-35 दिन प्रतीक्षा किए और दूसरा डोज भी लगवा रहे और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही साथ मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप मार्तन टीवी के साथ जुड़ जाइए। मार्तन टीवी आपके लिए बनाया गया है। आप अगर अपना वित्त सहयोग भी देंगे तो हमें अपने प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करने में एक आसानी होगी, और इस तरह के मनोभाव वैज्ञानिकों को हम अपने यहाँ प्रोग्राम में लाया करेंगे। जिस तरह से हम आज एक साक्षात्कार हमारा रविशंकर जी के साथ हुआ है, तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। तो मैं समझता हूँ कि उन अनुभवों से आपको काफी लाभ मिलेगा, और आप वो लाभ लेते रहिए और अपने जीवन को उसी पथ पे ले जाइए जहां पर रविशंकर रॉय अपने जीवन को ले गए हैं। और देखिए वो कहां से कहां पहुंचे हैं। एक संघर्षकारी जीवन से आज वो एक सफल उद्योगपति हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो उद्योग है, अपना जो बिजनेस है, उसको काफी विस्तार किया है। आज वो केवल टेलीकॉम क्षेत्र में नहीं है, आज वो चिकित्सा के क्षेत्र में है, आज वो शिक्षा के क्षेत्र में है, और ग्रामीण भारत पर उनका विशेष जोर है, और ग्रामीण भारत को एक सुदृढ़ बनाने के लिए वो काफी प्रयास करें। और विशेषकर युवाओं कि उन्होंने बात कही कि युवाओं को कैसे संस्थाओं के साथ जोड़ना चाहिए, और उनकी युवाओं को अपना एक परिवार का मित्र समझकर वो अपनी संस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और अगर हर व्यक्ति इसी विचार पे आगे बढ़े तो मैं समझता हूँ संस्थाएं बन सकती हैं, और संस्थाओं का विस्तार हो सकता है, और संस्थाएं व्यापक चल सकती हैं, और संस्थाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ सकती हैं, और विश्व में अपना एक नाम कर सकती हैं। और सावित्री समूह उसमें से एक है, और आज उन्हीं के संस्थापक श्री रविशंकर रॉय जी के साथ हमारा ये साक्षात्कार हो रहा है। मैं उनसे एक अंतिम एक विचार लेना चाहूंगा कि हमें अब अपने भारत को सक्षम बनाने के लिए युवाओं पर क्या एक जोर देना चाहिए, रविशंकर जी। फिर मैं वही बात बोलूंगा कि कहीं ना कहीं हमें युवाओं को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, और उनको कोशिश करना पड़ेगा कि वो आत्मनिर्भर, हमें मदद करनी पड़े। आत्मनिर्भर शब्द नहीं है। आत्मनिर्भर, मैंने बताया कि आत्मनिर्भर नॉट अबाउट, इट्स अबाउट टू मेकिंग अदर आत्मनिर्भर। तो हमें सब सक्षम लोगों को कोशिश करना पड़े कि एक एक आदमी को हम आत्मनिर्भर बनाएं, उनको किसी तरह गाइड करें, सपोर्ट करें, मोटिवेट करें कि वो अपने को आत्मनिर्भर बनाएं। हमने एक स्कूल चालू किया, तो स्कूल का टारगेट है हम कि क्लास 5 तक ही रखेंगे, क्योंकि मनुष्य का विकास 10 साल तक हो जाता है। कोई बच्चा जिंदगी में आगे चल के क्या बनेगा, वो उसके बेसिक शुरुआती के 10 सालों तक के डेवलपमेंट पे निर्भर करता है कि वो लक्षण पे करता है। हाँ, वो क्या सीख रहा है 10 सालों में। 10 सालों में उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, और सब क्लास 10 पास कीजिए, इंटर पास कीजिए, बीएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन आप बनेंगे वही, आपका 90% जो करेक्टर है डिफाइन हो जाएगा 10 साल की उम्र तक। तो प्राइमरी शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइमरी शिक्षा घर में मिलती है, माँ बाप से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है। कहीं ना कहीं अगर आप दीपक जी देखेंगे तो आज की डेट में क्या हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा अमीर बन जाओ, ऐसे कर लो, तो शुरुआत में ही होड़ हो जाती है कि पैसे कमाने हैं, ज्ञान नहीं कमाना, पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने, और किसी तरीके से, तरीका कुछ भी हो, इस पे हमें लगाम लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ेगी। तो पैसा तो एक आज आर्थिक युग की जरूरत है, वो भी जरूरी है, बट इतना जरूरी नहीं कि उसके पीछे एक रेस लगाई जाए। सही बात है। और जितनी आवश्यकता है उतना ही आप कमाइए, उतना ही सही रहेगा। तभी आपको मानसिक शांति भी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, और आप जीवन में कुछ कर पाएंगे। दूसरे के लिए कमाइए। सही। हम आइडियल किसी बिलियनियर को या किसी ट्रिलियनियर को नहीं मान सकते, क्योंकि वो खत्म होगा। जी। ये खत्म होने वाले लोग नहीं। भगत सिंह हमारे आइडियल रहेंगे, क्योंकि देश के लिए 21 साल की उम्र में उन्होंने जान दे दिया और अमर हो गए।
तो आइडियल बनिए। आप मनुष्य जीवन 100 सालों का है, 80 सालों का है, आज 70 सालों का हो गया है। अगर आपको अगले 1000 साल तक, 1 लाख साल तक जिंदा रहना है, भगत सिंह अगले 1 लाख साल तक जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, बट 21 साल में चले गए। तो जी 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 जी। मैं आज भगत सिंह बनने की जरूरत नहीं है, आज सिर्फ मनुष्य बनने की जरूरत है, और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। सीनियर रहा हो, कोई आपको याद आता है? नहीं, ईमानदारी कोई से नहीं याद बताइए। आता। सच कहिए तो याद नहीं रहता, मुझे याद ही नहीं है। आपने सही कहा, जिन जिन नामों का आपने उल्लेख किया, उन्हीं वही नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, और हर बार वही, अगर मैं कहीं मुंह से भी कोई नाम निकल जाता तो यही नाम निकलते हैं। तो उन्होंने बिलियनियर बनने के लिए नहीं किया ना, उन्होंने बिलियन किया बनने के तो लिए, ऐसे सही ही सही। युवा उन्होंने युवा के आदर्श, जी जी, युवा के उन्होंने आदर्श। आविष्कार किया, सामाजिक आविष्कार किया, कुछ यंत्रों का आविष्कार किया जो जो आगे जाकर हमारे जीवन को उन्होंने आसान बना दिया। निस्संदेह आपका मार्तन टीम में आने के लिए धन्यवाद रविशंकर जी। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, और आपने अपना बहुत समय दिया इसमें, और युवाओं के लिए आज आपका जो ये मंत्र है कि आप जिए लेकिन पैसों के लिए ना जिए, आप अपने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें, उस पर सुचारू रूप से काम करें, और निसंदेह जब आप उस लक्ष्य में प्राप्त होंगे, जब उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो पैसा भी आता रहेगा आपके पास, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और मैं अपने मार्तन टीवी के दर्शकों से एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने मार्तन टीवी के साथ अभी तक जुड़े नहीं है तो इससे जुड़ जाइए, इसे आप सब्सक्राइब करिए, इसके बेल आइकन को भी आप क्लिक किए होगा, उससे यूं कि जब भी हम रविशंकर रॉय जैसे व्यक्तित्व को अपने यहाँ पर निमंत्रण देंगे, जब वो अपने विचार रखेंगे जो कि युवाओं के लिए विशेषकर होगा, तो आपको वो लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि मार्तन टीवी को आपके समर्थन की आवश्यकता है, इसको बल दीजिए। आप मार्तन मित्र बन सकते हैं। आप चाहे तो martantv.com, जो कि इस स्क्रीन पे नीचे दिया गया, आप देख लीजिए, martantv.com पे आप विजिट कीजिए। यहाँ पर मार्तन मित्र बनने के प्रोविजंस दिए गए हैं, एक विकल्प मौजूद है, आप कोई भी विकल्प चुन सकते हैं और मार्तन टीवी के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने नए नए आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप चाहे तो इस मंच में आ सकते हैं, इस मंच में आप अपने विचार रख सकते हैं, हमारे समक्ष रख सकते हैं, रविशंकर जी रॉय के साथ रख सकते हैं, और जो हमारे जो ऑडियंस है उनको आप अपना एक ज्ञान बटोर सकते लिए बना है, और आप इसमें अपना बल दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। और साथ ही साथ मैं आज रविशंकर जी को अपने इस मार्तन टीवी पे आने के लिए एक बार फिर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और अपने विचारों से हमें गदगद कराया। और